नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। स्पर्धा परीक्षा जो लोग देते हैं, उन्हें पता होगा कि मिडल ईस्ट के अफ़ेयर्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो मैं आज आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा और आपको क्लियर कट ये बताऊँगा कि देखिए 2 सुपर पावर्स है मिडल ईस्ट में। एक है सऊदी अरेबिया, जैसे कि आप यहाँ पे ग्रीन में देख पा रहे हो, और दूसरा है ईरान, जो कि आप सैफ़रन कलर में देख पा रहे हो। तो सऊदी अरेबिया है सुन्नी बहुल और ईरान है शिया बहुल। ऑफ कोर्स इनमें भी माइनॉरिटीज हैं, यानी सऊदी अरेबिया में भी शिया लोग रहते हैं और ईरान में भी सुन्नी लोग रहते हैं, लेकिन ओवरऑल मैं बता रहा हूँ आपको। इसलिए ज़्यादातर मुस्लिम्स जो सुन्नी होंगे वो सऊदी अरब के फेवर में होते हैं और जो शिया होते हैं वो ईरान के फेवर में होते हैं। अगर कंट्रीज की बात की जाए तो ज़्यादातर मोनार्क्स जो होते हैं, यानी जो राजा होते हैं, यानी बादशाह जो होते हैं, वो नॉर्मली सऊदी अरब के फेवर में होते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी बादशाहत है। और जितने भी रिपब्लिक्स होते हैं, यानी इस्लामिक रिपब्लिक ही, लेकिन जिसमें रिपब्लिक है, यानी जिसमें राजा नहीं है और जिसमें यानी सिटीजन्स हैं, सारे लोग, प्रजा नहीं है किसी के, सिटीजन्स हैं। तो ऐसे रिपब्लिक्स नॉर्मली, यानी जहाँ पे जमहूरियत है, ऐसे सारे देश नॉर्मली ईरान के फेवर में होते हैं। ठीक है, तो ये आपको 2 चीजें समझाई मैंने, शिया सुन्नी वाला डिवाइड समझाया और रिपब्लिक मोनार्की का फर्क समझाया। ओके, तो जितने भी शिया होंगे या जितने भी रिपब्लिक्स होंगे वो ईरान के फेवर में, और जितने भी सुन्नी होंगे या जितने भी मोनार्क्स होंगे वो सऊदी अरब के फेवर में हैं। अब आइए डिटेल में टाइमलाइन से समझते हैं कि क्या क्या कब कब हुआ और क्यों इनमें दुश्मनी है। सबसे पहले जब लोग अरबिस्तान कहते हैं या अरबिक कंट्रीज कहते हैं या अरब स्फीयर कहते हैं, तो इनका मतलब क्या होता है? तो नॉर्मली दीज आर ऑल द कंट्रीज जो अरब लीग का पार्ट है। ये अरब लीग एक लीग बनाई थी सऊदी अरब ने, तो ये सारे सऊदी अरब के फेवर वाले कंट्रीज हैं। तो ये देखिए इतने सारे कंट्रीज आते हैं अरब स्फीयर में या फिर अरब वर्ल्ड में, इतने सारे कंट्रीज आते हैं। तो ये लीग ऑफ अरब कंट्रीज होती है। इसमें देखेंगे यहाँ पे इराक है, इसके जस्ट बाजू में ईरान है, लेकिन ईरान इसमें पार्ट नहीं दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि ये अलायंस बेसिकली सऊदी अरब ने स्टार्ट किया हुआ था और आगे चलते हुए सऊदी अरब की और ईरान की दुश्मनी हो गई। ये बाद में हुआ, लेकिन अभी भी अगर आप लीग ऑफ अरब नेशंस देखेंगे तो उसमें ईरान दिखेगा नहीं। बाकी सारे मुस्लिम कंट्रीज जो मिडल ईस्ट में और नदर्न अफ्रीका में रहेंगे, ये सारे इस अरब कंट्रीज में पार्ट है। ओके, अब इनमें जैसे कि मैंने बताया कि जितने भी अरब मोनार्कीज थी उनको सऊदी अरब फेवर करता है, यानी ही यूएस फेवर करता है। ओके, यूएस और सऊदी अरब हमेशा साथ में रही है। अब ये साथ में क्यों है? क्योंकि पेट्रो डॉलर का एक कंसेप्ट है दोस्तों। जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ था ना, तो उस समय 2 सुपर पावर्स इमर्ज हुई थी विक्टोरियस। एक थी यूएस और दूसरी थी यूएसएसआर। तो दोनों में फिर कोल्ड वॉर शुरू हो गया, राइट? तो यूएस ने एक अलायंस कर लिया, एक पैक्ट कर लिया, एक ट्रीटी कर ली सऊदी अरब के साथ कि सऊदी अरब अपना जितना भी ऑयल एक्सपोर्ट करेगा वो केवल यूएस डॉलर में करेगा, है ना, रशियन रूबल में नहीं करेगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि ऑटोमेटिकली यूएस की करेंसी ग्रो होने लगी, क्योंकि ऑयल की जरूरत तो हर किसी को होती है। और इस वजह से पेट्रो डॉलर, इसे पेट्रो डॉलर कंसेप्ट कहते हैं कि जब भी आप पेट्रोलियम परचेस करोगे सऊदी अरब से तो वो डॉलर देकर ही आप खरीद सकते हो। इस वजह से डॉलर की कीमत बढ़ी, क्योंकि हर एक कंट्री को डॉलर अब रखना पड़ा अपने पास, है ना, क्योंकि सऊदी अरब से अगर ऑयल चाहिए तो डॉलर तो रखना पड़ेगा। इसलिए डॉलर एक डिफॉल्ट करेंसी बन गई हर एक कंट्री की। तो नॉर्मली अगर हमें फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज अगर रखना है तो नॉर्मली लोग डॉलर में रखने लगे, और इसीलिए डॉलर दुनिया की डिफॉल्ट करेंसी बन गया और रूबल कहीं का नहीं रहा। ठीक है, तो इस वजह से यूएस और सऊदी अरब हमेशा एक साथ होते हैं। जब भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा सऊदी अरब की मदद करने के लिए यूएस आ जाएगा। दूसरा बात है कि न्यूक्लियर अम्ब्रेला, यानी अब ये मुझे याद नहीं उनका कौन सा प्रेसिडेंट था, लेकिन उसका एक नीति ऐसी थी कि जिस भी देश को न्यूक्लियर थ्रेट लगे वो न्यूक्लियर डेटरेंस के तौर पे यूएस से दोस्ती कर सकता है, और यूएस उसका बिग ब्रदर होगा। तो डेफिनेटली अगर न्यूक्लियर हमला उसके ऊपर हो जाए तो यूएस उसका जवाब देगा,
है ना? और इतना सिर्फ कह देने भर से ही लोगों के ऊपर यानी ऐसे कंट्रीज के ऊपर न्यूक्लियर हमले होने बंद हो गए। वैसे न्यूक्लियर हमला कभी नहीं हुआ, सिर्फ हिरोशिमा नागासाकी में एक ही बार हुआ था। इसके आगे किसी ने भी कभी भी आज तक हिम्मत नहीं की न्यूक्लियर हमला करने की। लेकिन यूएस ये सिक्योरिटी देता है, तो ये सिक्योरिटी सऊदी अरब को भी यूएस ने दी हुई है। इस वजह से भी सऊदी अरब यूएस के हमेशा साथ रहता है। जितनी भी मोनार्कीज को जो सिक्योरिटी लगती है वो सारी यूएस हमेशा से देता रहा है। इसलिए देखिए अरब कंट्रीज में जितने भी मोनार्कीज है उनके पास में हमेशा यूएस होता है। क्यों? क्योंकि यूएस ये सिक्योरिटी प्रोवाइडर होता है उनका। और यूएसएसआर ऑन द अदर हैंड ये जनता के साथ होते हैं। यूएसएसआर नॉर्मली सोशलिस्ट था, राइट? सोशलिस्ट आइडिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ऐसी है कि जमहूरियत होनी चाहिए, यानी रिपब्लिक होना चाहिए। यानी ये लोग मोनार्क्स के खिलाफ या डिक्टेटर्स के खिलाफ हुआ करते थे और ये लोग बहुत ज्यादा लोगों के फेवर में हुआ करते थे। तो वो चाहते थे कि आप प्रजा मत बनो, आप सिटीजन्स बनो, नागरिक बनो, है ना? तो जितनी भी मोनार्कीज है उनको टॉपल करके वहां पे गवर्नमेंट स्थापित करना ये यूएसएसआर का काम था और ये यूएसएसआर करता ही गया। अफगानिस्तान में भी उनका यही इच्छा थी, ईरान में भी उनकी यही इच्छा थी और सभी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, सभी अरब देशों में उनकी यही इच्छा होती है। इसके वजह से देखिए जितनी भी देश रिपब्लिक एक बार बन गए तो वो यूएसएसआर से एकदम अटूट नाता हो गया उनका, क्योंकि मोनार्की से हर कोई परेशान था और मोनार्की को जब रिमूव करने में अगर यूएसएसआर ने मदद की तो ये लोग यूएसएसआर के फेवर में चले गए। ऐसा ही एक देश है दोस्तों, ईरान। ईरान में 1979 में ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है? उससे पहले भी 20 सालों तक, 20 वर्षों तक आप कह सकते हो कि अरब कोल्ड वॉर चलता रहा। तो कोल्ड वॉर का क्या मतलब है कि अरब कंट्रीज में ना एक दूसरे में वॉर नहीं था, लेकिन यही कोल्ड वॉर की जो मोनार्क्स थे यानी जो राजा थे वहां के, उन राजाओं के खिलाफ यूएसएसआर लोगों को शक्ति देता था और लोग राजाओं को गिराते थे और वहां पे अपना रिपब्लिक स्थापन करते थे, यानी जनता की सरकार बनती थी। इसी को कहते हैं अरब कोल्ड वॉर। तो ये अरब कोल्ड वॉर कब बंद हुआ या कब खत्म हुआ, उसका एंड क्या है? तो उसका एंड है ईरानियन रिवॉल्यूशन। ये एक बहुत बड़ा देश ईरान जो है, ऑलमोस्ट साइज में अगर देखोगे तो सऊदी अरब के जितना ही बड़ा है। अगर आप यहाँ देखोगे तो देखो सऊदी अरब जितना बड़ा है उतना ही ईरान भी बड़ा है। तो ईरान में भी मोनार्क थे, यानी एक राजा थे। उस राजा को समर्थन हासिल था यूएस का, है ना? तो उस यूएस बैक्ड मोनार्की को एक रिवॉल्यूशन हुआ, जनता का उठाव हुआ और उसको निकाल दिया गया और बाद में वहां पे एक रिपब्लिक बनी। तो ये कौन थे लोग जिन्होंने प्रोटेस्ट किया? तो ये ज्यादातर शिया बहुल लोग थे, इसीलिए इसे शिया का रिवॉल्यूशन भी कहा जा सकता है या ईरानियन रिवॉल्यूशन। ईरान का ही दूसरा नाम है पर्शिया, तो पर्शियन रिवॉल्यूशन के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो यहां से शुरुआत होती है सऊदी अरब और ईरान के दुश्मनी की, क्योंकि जब तक सऊदी अरब में भी राजा था और ईरान में भी राजा था और दोनों के पीछे यूएस के ही हाथ था, तो तब तक दोनों में कोई दुश्मनी नहीं थी। लेकिन जब ईरान का राजा निकाल दिया गया और वहां पे रिपब्लिक बनी, तो वो रिपब्लिक तो अगेंस्ट राजा थी ना, तो राजा के फेवर में जो यूएस था उसके भी अगेंस्ट हो गई वो। तो अब ईरान अगेंस्ट यूएस हो गया और सऊदी अरब अभी भी यूएस के फेवर में है, इसलिए दोनों में दुश्मनी है। तो दुश्मनी बेसिकली यूएस के वजह से, दुश्मनी शिया सुन्नी की वजह से है नहीं, दुश्मनी बेसिकली यूएस की वजह से। लेकिन बाद में फिर बहुत सारे चीजें उसमें जुड़ती गई, जैसे शिया सुन्नी एंगल उसमें जुड़ गया, मोनार्क वर्सेस रिपब्लिक वाला एंगल उसमें जुड़ गया, और बाद में अरब स्प्रिंग वगैरह, अरब स्प्रिंग 1, 2, तो ये सारी चीजें बाद में जुड़ती गई। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत अमेरिका की वजह से हुई थी। शुरुआत इस वजह से मैं कह सकता हूँ अमेरिका, क्योंकि दोनों को फेवर करने वाला पहले अमेरिका था, बाद में ईरान में उठाव हुआ और जो गवर्नमेंट बनी वो एंटी यूएस बनी और इस वजह से इनमें दुश्मनी शुरू हुई। ओके, दैट इज द पॉइंट टू बी नोटेड। अब आगे चलते हैं। जब ये रिवॉल्यूशन हुआ तो दो चीजें हुई दोस्तों। इस रिवॉल्यूशन से इंस्पिरेशन लोगों को मिली। अब कैसे इंस्पिरेशन मिली कि ये जो अरब कंट्रीज है इनमें से कई सारी कंट्रीज में ना बादशाहत थी, यानी राजा थे, मोनार्की थी,
और कई सारे लोग ईरान के जैसे ही परेशान भी थे इस राजा से, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं हो पा रहे थे और करप्शन बहुत ज़्यादा था। तो वो चाहते थे कि बादशाहत कम हो और अभी लोगों की सत्ता बने, ताकि लोग फिर पूछ सके गवर्नमेंट से कि अरे ऐसा करप्शन कैसे कर रहे हो? आपने ऐसी डील इसके साथ कैसे कर ली? राजा तो कुछ भी करेगा ना, लेकिन अगर आप जनता हो, अगर आप सिटीज़न हो, तो आप पूछ सकते हो कि ऐसे डिसीजन क्यों ले रहे हो? है ना? इसलिए इन सभी कंट्रीज में भी इंसर्जेंसी हुई। इंसर्जेंसी यानी थोड़े उठाव हुए, वायलेंट प्रदर्शन हुए कभी-कभी, और कभी-कभी सत्ता परिवर्तन के लिए कूप भी हुए, यानी कट रचा गया उस बादशाह को निकालने के लिए वगैरह, ऐसा है ना, कॉन्स्पिरेसीज हुई बहुत सारी। तो जनता का उठाव होने लगा बाकी अरब कंट्रीज में। ऐसे ही एक इंसर्जेंसी, सबसे पहली इंसर्जेंसी जो हुई वो हुई कातिफ कॉन्फ्लिक्ट, जो कि सऊदी अरब में ही हुआ। अब कातिफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है, आइए देखते हैं। कातिफ कॉन्फ्लिक्ट ये इस एरिया के लिए हो रहा है। देखिए ये पूरा सऊदी अरब है, उसमें से ये जो लाल वाला एरिया है ना, ये एरिया ज्यादातर शिया बहुल है। बाकी सऊदी अरब तो सुन्नी कंट्री है, लेकिन ये वाला हिस्सा शिया बहुल है। और ये हिस्सा देखिए ईरान के कितने करीब है, इसके वजह से भी ईरान का काफी इन्फ्लुएंस है वहां पे। तो सऊदी अरब को ऐसा लगा कि यहाँ की जो शिया पॉपुलेशन है, ये अगर हमारे खिलाफ विद्रोह कर रही है, तो उस विद्रोह के पीछे कहीं ना कहीं ईरान का हाथ होगा, है ना, क्योंकि एक तो पॉपुलेशन शिया है और ईरान में ऑलरेडी ऐसा रिवॉल्यूशन हुआ और उसके इमीडिएटली बाद हमारे यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है। तो शायद लोग चाहते हैं, यानी ईरान वाले लोग शायद ये चाहते हैं कि हमारा देश भी अनस्टेबलाइज हो जाए और यानी डिस्टेबलाइज हो जाए, और यहाँ के भी राजसत्ता खत्म हो जाए और यहाँ पे जनसत्ता आए, ऐसा सऊदी अरब को लगा। इसके वजह से सऊदी अरब तब से जाकर अब तक, सऊदी अरब ने यह दुश्मनी निभाई है। सऊदी अरब तब से लेकर अब तक ईरान को अपना दुश्मन ही मानता है। और ऐसा केवल सऊदी अरब में नहीं हुआ, तो ऐसे उठाव बाकी जगहों पे भी हुए, जैसे इजिप्ट में भी हुआ, बहरीन में भी हुआ। बहरीन की क्या कहानी है, तो बहरीन में उनका जो राज परिवार था, यानी जो राजा था वहां पे, उसके खिलाफ विद्रोह हुआ। राजा सुन्नी था, प्रजा ज्यादातर शिया थी, या शिया लोगों ने, ज्यादातर शिया लोग उठाव कर रहे थे, लेकिन सारे शिया नहीं थे। लोग वाकई राजा से परेशान थे, करप्शन की वजह से, बाकी सारी मिस हैंडलिंग की वजह से परेशान थे, लेकिन ज्यादातर शिया लोग थे। तो ये भी यहाँ पे भी शिया सुन्नी वाला एंगल आ गया, और यहाँ पे भी राजा और रिपब्लिक वाला एंगल आ गया। और इस वजह से इजिप्ट हो गया, बहरीन हो गया, इसके जो राजा है, इजिप्ट में तो खैर जनसत्ता है, तो उसकी गवर्नमेंट कह सकते हैं, और बहरीन का राजा, ये सब लोग ना थोड़े सऊदी अरेबिया के फेवर में आ गए। ओके। और बाकी जैसे, अब जैसे सीरिया देख लीजिए, सीरिया में ऐसा हुआ कि सीरिया का जो प्रेसिडेंट है वो ईरान के फेवर में है, लेकिन हाँ देखो, इसका इसमें जो अपराइजिंग हुई ना, वो भी वैसी थी, मुस्लिम ब्रदरहुड के लिए ही हुई थी, वही वही सारी चीजें हुई। लेकिन इसका जो राजा है बशर अल असद, वो राजा यानी ईरान के फेवर वाला था। और जो अपराइजिंग हुई वो सऊदी अरब के मदद से हुई थी। तो सऊदी अरब ने ईरान के एक दोस्त को टॉपल करने की कोशिश की, जो कि सीरिया है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि इट इज सऊदी ऑफेंसिव, यानी सऊदी का वार। और ये ईरान ऑफेंसिव, यानी ये सारे ईरान के वार। ओके, ईरान ने क्या क्या वार किए सऊदी अरब के ऊपर। ओके, तो ये इसने उल्टा कर दिया, इस तरीके से हुआ। वैसे ही एक और अपराइजिंग हुई लेबनान में। तो लेबनान की जो अपराइजिंग है, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसी में बॉम्ब लगाया गया, तो ऑफ कोर्स यूएस के खिलाफ हुआ। तो इसलिए ये कहा जाता है कि ये वाला अटैक भी नॉर्मली यूएसएसआर बैक्ड ईरान ने कराया, यानी यूएसएसआर ईरान को सपोर्ट करता था और ईरान लेबनान में ऐसा सब करा रही थी ताकि यूएस पीछे हटे। ओके, और अब यूएस के फेवर में सऊदी अरब है, इसलिए यूएस, सऊदी अरब, ये और इजिप्ट, बहरीन वगैरह, ये सारे एक साइड में थे। बाद में इजिप्ट और बहरीन काफी हद तक इन्होंने ये दोनों साइड न्यूट्रल हो गए बाद में, लेकिन अभी फिलहाल ऐसी स्थिति चल रही है। अब चलते हैं आगे, अब तक कितना हुआ, इट इज 1983 आ चुका है अभी। अब देखिए नेक्स्ट, कुछ मैं इतिहास की भी बातें बता दूं, जैसे खुजेस्तान कॉन्फ्लिक्ट। अब मैंने आपको पहले बताया था कि ईरान ने
ये यहाँ के शिया पॉपुलेशन को यूज करके सऊदी अरब के अगेंस्ट एक कू किया था, यानी उनके खिलाफ राजसत्ता के खिलाफ एक विद्रोह कराया था लोगों से। तो क्या केवल ईरान ऐसा करा रहा था? क्या सऊदी अरब एकदम चुप बैठा था? ऐसा नहीं है, सऊदी अरब ने भी ये सारी चीजें की है। सऊदी अरब ने जैसे किया था खुजेस्तान कॉन्फ्लिक्ट, ये जो ईरान है, ईरान का एक छोटा सा पार्ट है जहां सुन्नी लोग ज्यादा रहते हैं, तो बस उन्होंने उन सुन्नी लोगों की मदद से ईरान के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, ईरान के राजसत्ता के खिलाफ विद्रोह किया था। तो ये विद्रोह दोनों एक दूसरे के देशों में करा रहे थे, ऐसा नहीं कि केवल ईरान ही करता है, सऊदी अरब ने भी कराया था। ईरान इराक वॉर भी एक एक्सेलेंट एग्जाम्पल है। ईरान इराक वॉर क्या है, अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं। ये है अपना ईरान और ये है अपना इराक। ओके, ये ईरान, ये बाजू वाला जो है दैट इज इराक। ओके, दोनों में बहुत वर्षों तक वॉर चला। इराक के फेवर में यूएस था, सऊदी अरब था, और ईरान के तो दोनों अगेंस्ट ही थे, यूएस और सऊदी इनके अगेंस्ट थे। तो जो डिक्टेटर था इराक का, सद्दाम हुसैन, उसे बनाने वाला भी यूएस ही है, उसे बनाने वाला भी सऊदी अरब ही है। इन्हीं ब्लॉक के लोगों ने सद्दाम हुसैन को खड़ा किया, लेकिन बाद में सद्दाम हुसैन यूएस के खिलाफ हो गया, तो उसके बाद में उसको यूएस ने मरवा दिया। ठीक है, लेकिन उस समय की बात जो है, जो ईरान इराक वॉर हुआ था, उसमें यूएस ने ही इराक को सपोर्ट करके इराक के ऊपर हमला कराया, और बाद में स्टेलमेट हुआ। इराक ने भी बहुत अच्छे से डिफेंड किया अपने आप को। सद्दाम को इतना लगा नहीं था कि ईरान इतना अच्छा डिफेंड करेगा अपने आप को, लेकिन उसने किया, और तब से वो स्टेलमेट। और उसके बाद में आपने देखा होगा कि यार हर साल ही उसका आपको सुनने में आता था कि इराक ने ऐसा किया, ईरान ने ऐसा किया, दिस एंड दैट। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज ईरान इराक वॉर। ये 8 सालों तक चला। ठीक है, तो ये भी ऐसा कहा जा सकता है कि सद्दाम को प्रोवोक करने वाले या सपोर्ट करने वाले यूएस वाले लोग थे, इसलिए मैंने ये कहा कि ये सऊदी ऑफेंसिव था ईरान के ऊपर। ओके, फिर क्या हुआ कि इसके ये एंड होने के 1 साल पहले एक मक्का इंसिडेंट हुआ था। तो मक्का इंसिडेंट क्या था कि मक्का मदीना कहाँ पे है? सबसे पहले ये है सऊदी अरब में। ओके, तो सऊदी अरब में ना सुन्नी देश है, लेकिन जो शिया पिलग्रिम्स थे, यानी शिया श्रद्धालु जो थे, उन्होंने एक उठाव किया, उन्होंने एक प्रोटेस्ट की गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ओके, तो अब ये फिर से वही चीज हो गई ना। सऊदी को ऐसा लगा कि ये जो इंसिडेंट है ये शिया लोग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ईरान ने प्रवोक किया होगा उन लोगों को, या ईरान ने सपोर्ट किया होगा, या ईरान के ही स्टूजेस हुए रहेंगे ये, और इसलिए राजसत्ता के खिलाफ ये आंदोलन कर रहे हैं। पता नहीं इनका वाकई इंटेंशन क्या था, लेकिन इसे मैंने ईरान ऑफेंसिव की तरह दिखाया है कि मान लेते हैं कि चलो अगर ईरान का हाथ है तो ईरान ऑफेंसिव के तौर पे मैं इसे दिखा रहा हूँ। और ऐसा ही बहुत साल चलता रहा। 87 के बाद में भी फिर कोल्ड वॉर एंड होता गया, क्योंकि इसके 3 साल बाद 1990 में यूएसएसआर के टुकड़े टुकड़े हो गए। वो 13 छोटे देशों में बट गया, उसमें से सबसे बड़ा देश आज रशिया है। लेकिन फिर यूएस भी थोड़ा उधर ऑक्यूपाइड हो गया, और शायद उसके बाद में ज़्यादा यानी सऊदी अरब और ईरान के मामलों में यूएस का ध्यान नहीं था, इसलिए इन दोनों के मामलों में कुछ हुआ भी नहीं। जब तक यूएस ध्यान नहीं देता है ना, तब तक चीज़ें होती भी नहीं है। ये चीज़ आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो पता लगेगा कि बेसिकली जब जब यूएस का ध्यान होता है किसी नेचुरल रिसोर्स के ऊपर या फिर किसी भी तरीके से अपने प्रॉफिट के ऊपर, तभी वॉर्स होते हैं। जब यूएस की नजर हट जाती है वहां से, तो वो प्रदेश बड़ा पीसफुल हो जाता है, फिर वहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। तो यूएस की वक्र दृष्टि जहां नहीं होगी ना, वहां पे पीस रहता है नॉर्मली। और अनफॉर्चुनेटली मिडिल ईस्ट में हमेशा से यूएस का कोई ना कोई वक्र दृष्टि रही है, इसके वजह से वहां पे कॉन्फ्लिक्ट चलती रही है। तो यूएसएसआर स्प्लिट हो गया, तो कुछ साल आपको पीस मिलेगा। उसके बाद में देखिए 1990 से लेकर 2010 तक भी बहुत कम कुछ हुआ, ज्यादा चीजें इतनी वायलेंट नहीं हुई। लेकिन 2010 से मैं आपको बताता हूं, यहां से थोड़ा सा करवट लेती है स्टोरी। यहां होता है अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग यानी क्या? बहुत सारे देश अरब वर्ल्ड के, अरब यानी ये वाले देश, ये वाले जो देश है, बहुत सारे कंट्रीज में एक साथ गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे। यानी एक ट्यूनिशिया कंट्री में प्रोटेस्ट होता है,
उसके तुरंत बाद आप देखिए ट्यूनिशिया में स्टार्ट होता है। किसके वजह से? करप्शन हो रहा है बहुत ज्यादा, बहुत इकोनॉमिक स्टैग्नेशन है, इसके लिए गवर्नमेंट के खिलाफ उठाव होता है, प्रदर्शन होता है। अब उसके बाद में इमीडिएटली कुछ महीनों बाद लीबिया में भी ये स्टार्ट हो जाता है, इजिप्ट में भी स्टार्ट होता है, यमन में होता है, सीरिया में होता है, बहरीन में होता है। इन सभी कंट्रीज में ये आग सी लग जाती है कि गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों का रोष लोग दिखाना शुरू करते हैं, आंदोलन होने लगते हैं। ठीक है, कई मामलों में वो वायलेंट भी था। आंदोलन हमारे भारत में बहुत पीसफुल होते हैं, लेकिन बाकी दुनिया में आंदोलन यानी रॉयटी होता है वो। ठीक है, भारत में हम पीसफुल करते हैं, लेकिन ज्यादातर दुनिया के ज्यादातर बाकी पार्ट्स में रॉइट्स होते हैं। तो ट्यूनिशिया से शुरू हुआ और बाकी सब जगह फैला। ये कई सारे लोग कहते हैं, या जो सऊदी अरब के घड़े वाले लोग हैं, वो नॉर्मली ये सोचते हैं कि ये सब कुछ कराने वाला था ईरान, और अगर किया कराया भी नहीं तो कम से कम इंस्पिरेशन ली गई थी ईरानियन रिवॉल्यूशन से। तो इसलिए इसका ठीकरा ईरान के ऊपर फोड़ दिया गया, और अरब स्प्रिंग के बाद सऊदी अरब और बाकी कुछ मोनार्कीज जो है, जो सऊदी अरब के फेवर में थी ऑलरेडी, ये लोग और भी ताकत से ईरान के खिलाफ काम करने लगे, और ईरान भी इनके खिलाफ काम करने लगा। ठीक है, तो दुश्मनी और बढ़ गई इन दोनों की। इसमें से 3 कंट्रीज को मैं ज्यादा डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा। वो 3 कंट्रीज है बहरीन, सीरिया और यमन। तो बहरीन जो है 2011 में, यानी अरब स्प्रिंग ट्यूनिशिया में जब स्टार्ट हुआ उसके जस्ट 1 साल बाद बहरीन की जो रॉयल फैमिली है उसके ऊपर अटैक हुआ। प्रोटेस्टर्स जो थे वो शायद शिया थे, और जो राजघराना था वो सुन्नी था, तो इसलिए शायद वो ऐसा हुआ। शिया सुन्नी एंगल भी हो सकता है इस मामले में। तो इसमें इस फैमिली को सऊदी अरब ने अनकंडीशनली सपोर्ट अपना दिखाया, ऐसा दिखाया जैसे अरे ये बिल्कुल मेरे ही कंट्री के ऊपर जैसे अटैक हुआ है। तो उन्होंने फुल सपोर्ट दिया बहरीन के रॉयल फैमिली को। और ऑफ कोर्स ईरान प्रोटेस्टर्स के साथ कहीं ना कहीं था। तो यहाँ पे एक प्रॉक्सी वॉर की तरह इसे देखा गया कि अब ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे से नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन प्रॉक्सी के थ्रू लड़ रहे हैं। प्रॉक्सी यानी क्या? कि मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन बहरीन के रॉयल फैमिली को मैं सपोर्ट दे दूंगा सऊदी अरब करके, और ईरान क्या बोलेगा कि मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन उसके प्रोटेस्टर्स को मैं सपोर्ट दे दूंगा। यह प्रॉक्सी वॉर चल रहा था। तो दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट प्रॉक्सी वॉर्स दैट हैपेंड बिटवीन सऊदी अरब एंड ईरान। फिर दूसरा वॉर देखिए सीरिया में क्या हुआ। सीरिया में जो प्रेसिडेंट था बशर अल असद, उसको ईरान का सपोर्ट हासिल है, और जो प्रोटेस्टर्स है उसको सऊदी अरब का ये सपोर्ट हासिल है। तो यहाँ पे सिचुएशन उल्टी हो गई। यहाँ रॉयल फैमिली को सऊदी ने सपोर्ट किया था बहरीन के केस में, यहाँ प्रेसिडेंट को ईरान ने सपोर्ट किया, और प्रोटेस्टर्स को पहले बहरीन में ईरान ने सपोर्ट किया था, यहाँ सीरिया में प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट करने वाला था सऊदी अरब। ओके। और यमन वॉर में भी जो गवर्नमेंट है उसे सऊदी ने सपोर्ट किया, लेकिन जो रिबल्स है जिसका नाम अभी आप बहुत ज्यादा सुनते हो, हूथी रिबल्स, ये बेसिकली यमन में ही है। तो यमन का जो ईस्टर्न पार्ट है वो नॉर्मली हूथी के कंट्रोल में है, और जो वेस्टर्न पार्ट है वो नॉर्मली सऊदी अरब के कंट्रोल, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में उनके। तो गवर्नमेंट को बैकिंग करता है सऊदी अरब, और हूथी को बैकिंग करता है ईरान, ऐसा कहा जाता है। और ऑफ कोर्स इसमें शिया सुन्नी एंगल भी है। हूथी रिबल्स आर शिया पीपल, एंड गवर्नमेंट इज सेड टू बी सुन्नी गवर्नमेंट। अब आगे चलते हैं। ये 2010 की बात बताई मैंने, 11-12 ऐसी बातें बताई। अभी 2015 में क्या हुआ? मक्का मदीना कहाँ पे है? सऊदी अरब में। दोनों ही बहुत ही होली साइट्स हैं मुस्लिम जगत के लिए, है ना। तो मक्का में क्या हुआ कि एक स्टैम्पीड हो गई, यानी लोग भगदड़ मच गई, और उसमें कुछ लोग मारे गए। कितने लोग मारे गए? 2000 लोग मारे गए, और उसमें से 400 लोग ईरानियन थे, है ना। फिर तो क्या था, ईरान ने बोला कि अरे मैनेज नहीं होता तो क्यों करते हो, है ना, ठीक से मैनेज किया करो। आप पिलग्रिमेज साइट अगर चला रहे हो, आपके कंट्री में है, तो उसे ठीक से चलाया करो। 400 हमारे लोग मारे गए यार उसमें, और वैसे भी 2000 मुसलमान ही मारे गए ना। तो आपको अगर आपको जमता है या नहीं, आप ठीक से मैनेज कर पा रहे हो या नहीं। तो ऐसे कड़े सवाल पूछे।
तो ईरान जब ये सवाल पूछ रहा था, सऊदी अरब का कहीं न कहीं स्टेटस को डिक्लाइन होने लगा। यानी नॉर्मली अब तक ये माना जा रहा था कि मुस्लिम वर्ल्ड का जो खलीफा है या लीडर है, वो है सऊदी अरब। लेकिन यहाँ पे ईरान उससे सवाल पूछने लगा, और वो भी उम्मत के सवाल पूछने लगा, यानी मुसलमान वाले सवाल पूछने लगा। तो सऊदी अरब थोड़ा-सा यानी हर्ट हो गया इस बात में। और सऊदी अरब ने क्या किया? सऊदी अरब ने बोला कि 4 मंथ्स बाद, यानी ये स्टैम्पीड होने के जस्ट 4 मंथ्स बाद एक शिया लीडर थे निमर अल निमर सऊदी अरब में। तो उस यानी सऊदी अरब ने अपने ही कंट्री में एक शिया लीडर जो था उनका एग्जीक्यूशन कर दिया, और इस आदमी को स्टेट एग्जीक्यूशन किया गया उसका, यानी उसे मरवा दिया गया। तो इस वो बंदा शिया था, शिया लीडर था। तो अब शियाओं को सपोर्ट किसका है? ईरान का। तो ईरान बहुत फ्यूरियस हो गया है। ईरान बोला कि एक तो तुम ये मक्का में स्टैम्पीड रोक नहीं पाए, आपने ठीक से मैनेज नहीं किया चीजें, हमारे 400 लोग इसमें मारे गए, प्लस तुम ऐसा एग्जीक्यूशन कर रहे हो अपने ही देश में, जो शिया लीडर थे उनको भी मार दिया यार तुमने, व्हाट इज दिस? तो ईरान ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया, और उसके बाद सऊदी अरब भी बोला ठीक है यार, आपको पसंद नहीं आई ना बात, आप मुझसे बात मत करो। ऐसे करके वहां पे टाइज उन्होंने बंद कर दिया। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम जब सऊदी अरब और ईरान एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। तो ये 2016 वाला जो साल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन 2016 में एक और बात हुई जो ऐसी है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आए। तो अब उसके बाद में क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसी साल जब ये टाइज टूट जाते हैं, इसी साल ईरान ने भी बोला कि ठीक है यार, मक्का मदीना आपके यहाँ है, हज की यात्रा आपके यहाँ जाकर करनी होती है, हम ईरानी लोग ये कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे आपके यहाँ हज की यात्रा के लिए, क्योंकि आप ऑर्गेनाइज नहीं करते ठीक से। अगर स्टैम्पीड में 2000 लोग मारे जाते हैं और उसमें से 400 लोग हमारे हैं, बस हम ईरानियन लोग अब इससे आगे हज नहीं जाएंगे, ऐसा ईरान के गवर्नमेंट ने बोला। और फिर क्या था, सऊदी अरब भी भड़क गया। सऊदी अरब ने बोला कि ऐसे कैसे, हज तो यार हर मुसलमान ने करना चाहिए। और चलो, आपके गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि हज नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपके नागरिकों से जाकर पूछो, शायद उनको करनी है, और हर मुसलमान का फर्ज होता है वो, तो करना ही चाहिए। तो ठीक है, आप आने नहीं दोगे लोगों को, तो कम से कम हम सैटेलाइट टेलीविजन के ऊपर लाइव टेलीकास्ट कर देंगे हज यात्रा का। तो सऊदी अरब ने लाइव टेलीकास्ट शुरू कर दिया, और ये लाइव टेलीकास्ट वो पर्शियन लैंग्वेज में, यानी ईरान के लैंग्वेज में करना शुरू कर दिया, ताकि ईरानी लोग जो है वो भले ही गवर्नमेंट ने उन्हें रोक दिया हो, लेकिन वर्चुअली कम से कम वो हज यात्रा कर पाए। तो ऐसा इनका थोड़ा सा बैटल चल रहा था, यानी दोनों उम्मत के ऊपर ही लड़ रहे थे, और दोनों अपने अपने प्रिंसिपल में बात कर रहे थे कि मेरा प्रिंसिपल सही है, दूसरा भी बोल रहा था मेरा सही है। लेकिन दोनों उम्मत को ही लेकर लड़ रहे थे, लेकिन दोनों में लड़ाई जारी थी। ओके, तो 2016 ऐसा साल था जहां पे बहुत लड़ाई चल रही थी दोनों में। 2017 आते आते लड़ाई इस कदर बढ़ गई कि अगर कोई गलती से भी ईरान के फेवर में बात करता ना, तो सऊदी अरेबिया उसका ऑफेंस ले लेता था। सऊदी अरेबिया यूज्ड टू टेक ऑफेंस व्हेन समवन यूज्ड टू सपोर्ट ईरान। यानी ईरान की अगर थोड़ी सी भी मदद कर दी या थोड़ी सी उसके फेवर में बात कर दी ना, तो सऊदी अरब सोचता था कि एक तो तू मेरे साथ है या मेरा दुश्मन है। तो अगर दुश्मन के फेवर में बात कर रहा है तो इसका मतलब तू मेरा दुश्मन है। ऐसे ही चक्की में पिस गया कतर। कतर, मैं जानता हूं कि भारत में कतर का नाम बहुत खराब है, लोग सोचते हैं कि बहुत ही खराब देश है नुपुर शर्मा वाले इंसिडेंट की वजह से। लेकिन मैं आपको एक बात बहुत ही रिस्पॉन्सिबली बता दूं, कतर उतना बुरा देश नहीं है जितना हम समझते हैं। कतर का क्या पॉइंट है ये मैं आपको समझाता हूं। देखो, पहले तो मैं कतर दिखा देता हूं कितना बड़ा देश है। ये जो छोटा सा देश है कतर, अब देखिए, ज्यादातर ये सऊदी अरब के ही बाजू में है, तो ज्यादातर ये सऊदी अरब के ही फेवर में बात करेगा, है ना। दूसरी बात कि वो वैसे तो सिक्युलर है, थोड़ा थोड़ा सिक्युलर इन द सेंस, शिया सुन्नी में इतना कोई खास डिवाइड नहीं है उनका, तो उनको इंटरेस्ट भी नहीं है ज्यादा शिया सुन्नी वाले प्रकरण में। लेकिन नॉर्मली वो सऊदी अरब के बिल्कुल ही बाजू में है, तो सऊदी अरब से पंगा क्यों लेगा, है ना। नॉर्मली उसके फेवर में बात करता है। लेकिन उसने अगर गलती से भी इस ईरान के फेवर में कभी बात कर दी, तो सऊदी अरब बोलता था तू मेरे साथ है या उसके साथ है, और अगर तू मेरे साथ नहीं है तो फिर तू मेरा दुश्मन है। ठीक है, तो इस बात से कतर काफी परेशान है।
पहले पहले भी परेशान था, आज भी उसी वजह से वो परेशान है। और कतर का एक स्वभाव जो है सो शायद उसको बदलना भी चाहिए, वो स्वभाव ये है कि वो चुप नहीं रह सकता। यानी कई लोग ऐसे होते हैं ना कि अगर कुछ चल रहा है हमारे बाजू में तो कई लोग चुप रहते हैं, कोई लेना-देना नहीं है अपना उस झगड़े से। लेकिन कतर का ऐसा नहीं, कतर हर विषय के ऊपर बोलता है, क्लियरली बोलता है कि देखो इसमें इसकी गलती है, उसमें उसकी गलती है। तो ये भी सऊदी अरब को बहुत अखरता है। वो बोलता है यार तू अगर पार्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो तू क्यों बात कर रहा है? इसका मतलब तुझे ईरान पैसा दे रहा है और तू ईरान के बोलने के ऊपर ईरान के वजह से तू ऐसा बोल रहा है, उसके फेवर में जाने की वजह से तू मेरा क्रिटिसिज्म कर रहा है। इस वजह से थोड़ी आग सुलगी सऊदी अरब और कतर के बीच में, ठीक है? और कतर में एक मीडिया पोर्टल भी है उनका, अल जजीरा, ओके? जैसे यूके का बीबीसी है या अमेरिका का आप देखिए सीएनएन, फॉक्स न्यूज़ है, भारत का वायोन है और चाइना का ऐसा ही है, चाइना का भी कुछ है, रशिया का वो आरटी टीवी है ना, वैसा ही कतर का अल जजीरा है और इसे बहुत लोग देखते हैं। तो कतर उसका बहुत उपयोग करता है सऊदी अरब और यूएस के खिलाफ बात करने में। तो इसलिए सऊदी अरब और यूएस वाले हमेशा से कतर के थोड़े से खिलाफ रहे हैं क्योंकि ये बहुत बोलता है। दैट्स द प्रॉब्लम, बहुत बोलता है, ये प्रॉब्लम है उसका। और ज्यादातर बातें वो ईरान के फेवर में करता है, ज्यादातर बातें वो रशिया के फेवर में करता है, इसलिए ये चिढ़ते हैं दोनों। तो सऊदी अरब ने क्या किया? सऊदी अरब ने कतर को ब्लॉकेड कर दिया। ब्लॉकेड यानी क्या कि इसके आजू बाजू के जितने देश हैं यानी यूएई, सऊदी अरब, बहरीन और इजिप्ट। कौन से देश? ये कतर, कतर के जस्ट बाजू में बहरीन है, सऊदी अरब, इजिप्ट और यूएई, ये सब देशों ने मिलकर कतर को ब्लॉकेड कर दिया। यानी इसका वाटर तो अभी यानी कतर कोई ट्रेड नहीं कर पाएगा, लैंड से तो कर ही नहीं पाएगा क्योंकि सऊदी अरब का लैंड बॉर्डर है उसके साथ। बहरीन ने बोला इधर से कुछ नहीं आने दूंगा तुम्हारा, यूएई भी बोला नहीं इधर से कोई जहाज नहीं आएगा तुम्हारे यहाँ। तो इस तरीके से उसे ब्लॉक कर दिया, तो वो ट्रेड नहीं कर पाएगा। कतर की इकोनॉमी चलती है गैस के ऊपर, तो वो सीएनजी वगैरह, एलपीजी, सीएनजी वगैरह, ये गैस गैस वो नेचुरल गैस जो है वो बेचता है लोगों को, और फिर लोग नेचुरल गैस का सीएनजी बनाते हैं, एलपीजी बनाते हैं और अपने डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए उसको यूज करते हैं। तो वो बेच नहीं पा रहा था, उसकी इकोनॉमी डाउन होने लगी थी, ठीक है? उस समय उसकी मदद करने के लिए ईरान आया, ठीक है? तो तब से कतर ईरान के घड़े में जाकर शामिल हो गया। इसलिए आप सोचोगे कि कतर है तो सऊदी अरब के पास, उसका लैंड बॉर्डर भी सऊदी अरब के साथ है, लेकिन ये क्यों ईरान के पाले में है? इस वजह से कि वो ज्यादा बोलता था, इसके वजह से यूएस और सऊदी अरब को अखरता था और बाद में उन्होंने ऐसा ब्लॉकेड कर दिया। तो 2017 के बाद में आप देखिए कतर बहुत ज्यादा बोलने लगा। नुपुर शर्मा का भी इंसिडेंट इसी में शामिल होता है क्योंकि कतर को ऐसा लगता है कि इंडिया कहीं ना कहीं पहले ईरान के पाले में था और अब वो सऊदी अरब के पाले में ज्यादा आने लगा है ना? इसलिए जब जब हम सऊदी अरब के फेवर में ज्यादा जाते हैं ना, तब तक वो इंडिया के ऊपर कोई ना कोई कारण से कुछ ना कुछ बोलता ही है, और वो चीज हमें भी अच्छी नहीं लगती। हमें भी ऐसा लगता है कि जो भी नुपुर शर्मा वाला प्रकरण था वो हमारे घर की मामला था, तुम क्यों उसमें हस्तक्षेप कर रहे हो? तो वो बात हमें भी अखरती है। कतर कुछ ज्यादा ही बोलता है। ये वाकई अखरने वाली ही बात है। ठीक है, तो ऐसी बात है। तो इसके वजह से फिर क्या हुआ कि कतर ने बोला कि यार ऐसा तो कुछ है नहीं कि मैं ईरान के फेवर में हूं, लेकिन फिर उसके बाद में आप देखिए कतर 100% ईरान के फेवर में ही बात करने लगा, ठीक है? उससे पहले थोड़ा नरम गरम तो चल रहा था कम से कम, लेकिन उसके बाद तो 100% कतर उनके फेवर में हो गया। उसी साल लेबनीज पीएम का भी एक ऐसा कह ले कि पॉलिटिकल ड्रामा चला लेबनान में। तो लेबनान कहाँ पे है, चलो देख लेते हैं। ये जो यहाँ इसराइल का जो ऊपर का पार्ट है, यहाँ पे है लेबनान। ये देखो इसराइल का जो छोटा सा पार्ट है ना ऊपर, इसराइल के ऊपर, दैट इज लेबनान। तो लेबनान में ऐसा हुआ ना कि जो उनका जो राजा था, सॉरी उनका जो पीएम था, साद हरीरी, उसने रिजिग्नेशन दे दिया ऐसे ही, यानी चलते चलते बस मेरे को रिजाइन करना है। अरे यार पूरी कंट्री इसके बारे में डिस्कस करने लग गई, एक पॉलिटिकल क्राइसिस हो गया, गवर्नमेंट कौन कौन चलाएगा, इतने जल्दी इलेक्शन कैसे हो गए, फिर क्या होगा, सब लोग सोचने लग गए। और फिर इस पट्टे ने वापस अपना रेजिग्नेशन वापस भी ले लिया। तो ये एक पॉलिटिकल ड्रामा था, ठीक है? और लोग ये कहते हैं कि ये सऊदी ने
लेबनान को डिस्टेबलाइज करने के लिए ऐसा किया था। ठीक है, ऐसा ईरान वाले लोग, ईरान के जो सपोर्टर्स है, ईरान के ब्लॉक में जो लोग हैं, इनका ये कहना होता है कि सऊदी अरब ने ऐसा एक ड्रामा कराया और एक लेबनीज अच्छी खासी कंट्री को डिस्टेबलाइज किया। ठीक है, उसी साल क्या हुआ कि एक और चीज हुई जो अब सऊदी अरब कहता है कि ईरान ने हमारे ऊपर अटैक किया। अब कैसे? तो एक मिसाइल अटैक हुआ था रियाद के ऊपर। रियाद यानी क्या है? रियाद इज द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया। ये कहाँ पे आती है? तो जैसे अगर ये सऊदी अरब है तो यहाँ पे कहीं रियाद होगा। ओके, तो ये है यमन। तो यमन में ये वाला जो पार्ट है ये हूथी रिबल्स कंट्रोल करते हैं और ये वाला गवर्नमेंट के हाथ में है। तो हूथी रिबल्स को किसका सपोर्ट है? ईरान का, है ना। तो ईरान ने हूथीज को सपोर्ट किया और हूथियों ने एक मिसाइल अटैक किया सऊदी अरब के रियाद यानी सऊदी अरब के कैपिटल पे। ठीक है, तो एन एयरपोर्ट वाज टारगेटेड बाय हूथी रिबल्स इन येमेन बट सऊदीज इंटरसेप्टेड द मिसाइल। यानी वो अटैक हुआ नहीं, वो मिसाइल ऑलरेडी इंटरसेप्ट हो गई। क्यों, कैसे इंटरसेप्ट हो गई? तो इसी में मदद होती है यूएस की। यूएस जो सिक्योरिटी देखता है ना सऊदी अरेबिया की, तो उसमें ये भी सिक्योरिटी है कि अगर कोई मिसाइल अटैक होता है तो हम हमारे इंटरसेप्टर मिसाइल से उसे अटैक कर देंगे और खत्म कर देंगे। बदले में सऊदी अरब खुद की कोई ऐसा बहुत मिसाइल टेक्नोलॉजी में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करता है, वो सिर्फ पेट्रोल डॉलर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है कि ठीक है, हम सिर्फ आपका फाइनेंस देखेंगे, सिक्योरिटी आप हमारी देखो। ये है उन दोनों में कॉन्ट्रैक्ट, यूएस और सऊदी अरब में। तो डेफिनेटली इंटरसेप्ट करने का काम मुझे नहीं लगता सऊदी अरब ने किया रहेगा, वो यूएस ने किया रहेगा। ओके, तो दोनों ने एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ हमले किए। जैसे लेबनान में ईरान ने सऊदी ने ऐसा किया, तो फिर रियाद के ऊपर अटैक शायद ईरान ने कर दिया। ठीक है, तो ऐसा ये एक दूसरे के ऊपर करते रहते हैं। फिर अगले साल क्या हुआ? अरब स्प्रिंग नंबर 2। अरब स्प्रिंग नंबर 1 में क्या हुआ था? 2010 के आसपास ट्यूनिशिया से स्टार्ट हुआ था। देखो, आंदोलन, जन आंदोलन, गवर्नमेंट के खिलाफ उठाव होते थे और सभी अरब कंट्रीज में फैल गया। वैसे ही एक और ऐसा मौका आया 2018 में, यानी 8 साल बाद दोबारा ऐसे ही उठाव अलग अलग देशों में शुरू होने लगे गवर्नमेंट के खिलाफ। तो दैट इज कॉल्ड एज सेकेंड अरब स्प्रिंग। तो ये कहाँ कहाँ पे हुए? अल्जीरिया, इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, लेबनान, लिबिया, मोरक्को, ओमान, सूडान, सीरिया, ट्यूनिशिया, ये सारे अरब मुल्क हैं। लेकिन इसमें से एक है गाजा स्ट्रिप में भी इकोनॉमिक प्रोटेस्ट हुआ था, यानी इकोनॉमी को लेकर गाजा स्ट्रिप में भी प्रोटेस्ट हुआ। तो इसलिए ये अरब स्प्रिंग 2 मुझे नहीं लगता कि ईरान के वजह से हुआ। आप इंस्पिरेशन शायद ईरानियन रिवॉल्यूशन से लिया होगा लोगों ने, लेकिन ईरान के हाथ उसमें थे ऐसा मुझे लगता नहीं। क्योंकि अगर ईरान के हाथ होते तो देखिए, यूएस इसराइल के फेवर में है और पैलेस्टाइन के फेवर में है ईरान या फिर रशिया, है ना। रशिया, ईरान, चाइना, ये सब पैलेस्टाइन के फेवर में है। तो दोस्तों, इसराइल के ये 2 मेजर पार्ट्स है। एक तो है गाजा स्ट्रिप जिसपे हमास रूल करता है, और ये है वेस्ट बैंक जिसके ऊपर यासिर अराफात, अगर आपको याद होगा ना, तो यासिर अराफात के अंडर जो गवर्नमेंट थी जो पैलेस्टाइन के लिए फाइट करती थी ना, वो अभी तो यासिर अराफात नहीं रहे, तो उनके बाद जो भी लोग हैं वो गवर्नमेंट इसे रूल करती है। एक्चुअली हमास और उस गवर्नमेंट के बीच में भी युद्ध है। इसके वजह से हमास अलग हो गया उस गवर्नमेंट से, और उस समय हमास को सपोर्ट करने वाला इजराइल ही था। ठीक है, तो इजराइल बिल्कुल अमेरिका ही है, यानी इजराइल इज नथिंग बट अमेरिका बेसिकली। अमेरिका ही इजराइल के थ्रू यहाँ पे मिडिल ईस्ट में कुछ ना कुछ अपना जगह बनाकर रखना चाहता है। तो इजराइल इज लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड पोजिशन ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, गाजा स्ट्रिप में हमास अभी कंट्रोल कर रहा है, जिसने विद्रोह किया था यासिर अराफात वाले गवर्नमेंट के खिलाफ। ठीक है, और ये वाला जो पार्टी ये कंट्रोल कर रहा है यासिर अराफात के बाद में जो भी गवर्नमेंट बनी वो। तो ये वेस्ट बैंक और गाजा वैसे तो बहुत एक दूसरे के फेवर में नहीं है, लेकिन दोनों दुश्मन हैं इजराइल के, क्योंकि ये दोनों मिलकर बनता है पैलेस्टाइन। ठीक है, तो ये पैलेस्टाइन है और ये जो बीच का डार्क कलर है दैट इज इजराइल। ये जो है ये शायद गोलन हाइट्स है। तो मेन पार्ट्स पैलेस्टाइन, यानी पैलेस्टाइन में ये 2 पार्ट्स है। ठीक है, गाजा और वेस्ट बैंक। तो गाजा जो है उसमें भी इकोनॉमिक प्रोटेस्ट हुए ड्यूरिंग अरब स्प्रिंग 2। अब गाजा में, यानी गाजा में गवर्नमेंट किसकी है? हमास की है। हमास को सपोर्ट किसका है? ईरान का है। तो फिर ईरान क्यों ये अपराइजिंग करेगा? इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये अरब स्प्रिंग 2 कम से कम ईरान ने फंड नहीं किया था,
बट ईरान से इंस्पिरेशन जरूर लिया होगा लोगों ने, दैट्स अनदर थिंग, क्योंकि ईरान में जो ईरानियन रिवोल्यूशन हुआ दैट वाज अमेजिंग, जहाँ पे एक मोनार्की को हटा के जनसत्ता आई, रिपब्लिक बना, इसलिए शायद लोगों ने इंस्पिरेशन लिया होगा, लेकिन ईरान ने पैसा नहीं डाला होगा इस बात में, ऐसा मुझे लगता है। उसी साल क्या होता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, अभी डोनाल्ड ट्रंप को 2 साल हो गए ऑफिस में, 2016 में चुन के आए थे। तो देखो डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि ईरान के साथ जो हमारी न्यूक्लियर डील थी, अमेरिका और ईरान की न्यूक्लियर डील थी, क्या डील थी कि आप न्यूक्लियर साइंस आप सीखिए, लेकिन लोगों के भले के लिए सीखिए, आप उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करो वगैरह ये सब करो, लेकिन न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने का। ठीक है, तो आप वादा करो कि न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाओगे, और हम वादा करते हैं कि हम भी आपको न्यूक्लियर फैसिलिटी चलाने देंगे, उसके ऊपर हम भी कोई विरोध नहीं करेंगे। तो ऐसा एक अलायंस, ऐसा एक पैक्ट बना इनका, जिसे कहते हैं यूएस ईरान न्यूक्लियर डील। ओके, तो ये जो न्यूक्लियर डील है, इसमें से ट्रंप ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। उसने बोला कि नहीं यार, यूएस इससे नहीं मानता, तुम पीसफुल पर्पस के लिए भी करोगे तब भी हमारा आक्षेप तो रहेगा, तुम न्यूक्लियर वर्ड ही नहीं इस्तेमाल करोगे, है ना। तो ये थोड़ा सा अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड्स है, क्योंकि यूएस खुद एक न्यूक्लियर स्टेट है, यूएस खुद न्यूक्लियर पावर के साथ न्यूक्लियर वेपन्स बनाता है, ये सारी चीजें चल जाती है आपको, लेकिन कोई दूसरा देश अगर ऐसा करे तो आपको ऑब्जेक्शन होता है। ठीक है, तो ये डबल स्टैंडर्ड से सही मायनों में अगर कहा जाए तो। लेकिन ऐसा डोनाल्ड ट्रंप के सामने किसकी चली है, तो उसने उसने ऐसा बोला था उस समय। उसके बाद में देखिए इसका क्या इफेक्ट हुआ, ईरान अब हर्ट हो गया, है ना। तो ईरान ने क्या किया रहेगा, तो अगले साल क्या हुआ कि यमन्स Houthi rebels took the responsibility of a series of attacks in Saudi Arabia, including the one that struck at the heart of the country's oil industry, temporarily halving the kingdom's crude oil production. इसका क्या मतलब है कि सऊदी ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये पुल आउट किया, उसके जस्ट 1 साल बाद ये जो यमन है, यमन में ये जो यमन है, यमन के जो हूथी रिबल्स है, उन्होंने सऊदी अरब के कुछ ऑयल फैसिलिटीज के ऊपर अटैक कर दिया, और इतना अटैक वो सक्सेसफुल भी हुआ, इंटरसेप्ट नहीं हो पाया, इतना ज्यादा अटैक हुआ वो कि इसके वजह से सऊदी अरब जो एक्सपोर्ट करता था ऑयल का, वो एक्सपोर्ट आधा हो गया टेम्पररीली, उसके कुछ कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद दोबारा पूर्ववत हो गया, लेकिन तब तक तो सऊदी अरब का नुकसान हुआ ना। तो ये बड़ा नुकसान हो गया सऊदी अरब का हूथियों के द्वारा, और उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली कि यस हमने किया है, और हूथियों को सपोर्ट किसका है, ईरान का। तो सऊदी अरब समझ गया कि ईरान ने इस बात का बदला लिया कि यूएस ने न्यूक्लियर डील से विड्रॉ कर लिया, तो इस बात का बदला ईरान ने इस तरीके से लिया। तो सऊदी अरब और ईरान अब फाइटिंग वाले मोड में। फिर सऊदी अरब ने बोला होगा यूएस को कि भाईजान कुछ तो करो, यानी सऊदी अरब का तो यूएस बिग ब्रदर बनता है ना, सिक्योरिटी आप दोगे ऐसा बोला था ना, तो भाई कुछ तो करो यार, छोटा सा देश है आपके लिए, तो ईरान कुछ तो करो। तो उस समय तो डोनाल्ड ट्रंप थे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे क्विक एक्शन लिया होगा, और कासिम सुलेमानी करके जो है इनका जो ईरान का जो कमांडर था, उसको ड्रोन अटैक में यूएस ने कत्ल कर दिया। ठीक है, अब ये ईरान भी इस बात का बदला लेगा, ऐसा यानी ऐसा लगता है लोगों को, क्योंकि ये बहुत बड़ा अटैक है ईरान के ऊपर भी। तो सुनने में है, या लोगों का ऐसा परसेप्शन है कि ईरान इसका बहुत कड़ा बदला लेगा। ठीक है, ये 2020 में हुआ था बाय द वे। अब आगे चलते, 2021 में क्या हुआ कि इराक होस्टेड द टॉक्स, थोड़ा सा टॉक्स होते हैं दोनों के बीच में। ठीक है, सऊदी अरब और ईरान के बीच में टॉक्स होने लगे अगले साल ही। तो हम जो सोच रहे थे कि ईरान इसका बदला लेगा, लेकिन शायद उसने बदला लिया नहीं, या शायद वो ले नहीं पाया, या जो भी चल रहा होगा। अब जो आजू बाजू के देश है, जैसे इराक हो गया, ओमान हो गया, इन्होंने अभी पीस टॉक्स शुरू किए। इराक क्यों पीस टॉक्स शुरू करेगा, क्योंकि इराक खुद ईरान इराक वॉर के वजह से तबाह हुआ। उसके बाद में ये जो है सद्दाम हुसैन था, तो सद्दाम हुसैन को खत्म करने के लिए यूएस ने वॉर किया इराक के साथ, उसमें इराक दोबारा खत्म हुआ। उसके बाद में फिर आईसिस आ गया, तो सीरिया और इराक इसमें ही थे ना आईसिस वाले लोग, तो उसमें फिर से इराक खराब हो गया, खत्म हो गया। तो अब इराक बोलता है कि भाई
इस रीजन में ना पीस करो यार, क्योंकि आप जब पीस नहीं होता है ना तब हम पिसते हैं, ठीक है? और आपका जो भी सुपर पावर राइवलरी होगा आप थोड़ा बंद करो अभी, क्योंकि इसमें ना छोटे-छोटे मुल्क पिसते हैं, जैसा इराक। तो इराक वाज़ अ वेरी प्रोमिनेंट इकोनॉमी, लेकिन अब यानी उसकी हालत बहुत खराब हो गई, क्योंकि 3 बार उसने ये वॉर झेला। एक तो ईरान-इराक वॉर झेला, फिर सद्दाम हुसैन वाला वॉर झेला और उसके बाद में आईसिस वाला वॉर झेला। तो हमेशा सोचता है अभी कि भैया पीस रखो, इस एरिया में पीस रखो। इसलिए देखो, इराक होस्टेड द टॉक्स बिटवीन सऊदी अरब एंड ईरान, ओके। और इसमें एक ओमान नाम की भी कंट्री है। तो ओमान कौन सी कंट्री है देखो, ये है सऊदी अरब, ये है यमन और ये है ओमान। ओमान एक पीसफुल कंट्री है, क्योंकि ओमान देखो इंडिया के पास है। तो इनके जो बादशाह होते हैं वो किंग बनने से पहले एजुकेशन जो लेते हैं ना, वो हमेशा इंडिया से एजुकेशन लेते हैं लोग, ठीक है। और ये वाकई पीस लविंग कंट्री है। यहाँ पे लोग नॉर्मली आपसे मजहब नहीं पूछते। अगर आप टैक्सी लेते हो तो टैक्सी वाला आपसे नहीं पूछेगा कि अच्छा मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, और उसके अनुसार फेयर चेंज नहीं करेगा। मुसलमानों को कम फेयर, हिंदुओं को या क्रिश्चियंस को ज़्यादा फेयर, ऐसा नहीं करते। तो नॉर्मली थोड़े से सिक्युलर है उनमें से, ठीक है। और नॉर्मली इतना ज़्यादा हेट नहीं करते काफिरों का, ओके। तो इसलिए ओमान, और मोस्टली इट इज बिकॉज कि ओमान के इंडिया के साथ बहुत अच्छे संबंध है, और उनके सुल्तान अगर इंडिया में आकर एजुकेशन करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ का कल्चर कहीं ना कहीं वो वापस लेकर जाएंगे। यहाँ पे बहुत सिक्युलर एनवायरनमेंट है। यहाँ पे हम किसी का मजहब, किसी का धर्म, किसी का रिलीजन पूछते ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो सिक्युलर वैल्यूज है वो इंडिया से शायद सीख कर जाते हैं वहां पे, इसलिए ओमान काफी हद तक सिक्युलर है बाकी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले। और इसलिए देखिए, ये ओमान कभी भी सऊदी के फेवर में भी बहुत नहीं जाता है, और बहुत ज्यादा ईरान के फेवर में भी नहीं रहता है। ये नॉर्मली पीस की बात करता है। अगर वो मजहब ही नहीं देख रहा है तो वो उस मजहब के अंदर शिया सुन्नी देखेगा क्या? नहीं देखेगा ना, वो सिक्युलर है। तो अगर वो सिक्युलर है तो वो दोनों की बातें यानी समझ सकता है, और दोनों की सुलह कराने में उसका इंटरेस्ट होता है। तो इसलिए देखो, ओमान ऑल्सो होस्टेड अ कपल ऑफ टॉक्स। लेकिन एक तीसरा नाम जो आपको शायद अचरज में डालेगा, वो है चाइना। चाइना का इसमें क्या लेना देना है? तो देखो भैया, जहाँ पे ऑयल होता है ना, वहां पे हर किसी का लेना देना होता है। ऑयल में ही तो सब कुछ है भैया। और चाइना को बहुत ज्यादा ऑयल की जरूरत होती है। तो चाइना अब तक क्या करता था कि केवल ईरान से अपने ऑयल ऑयल की जरूरत पूरी करता था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने सऊदी अरब से भी चालू कर दिया, यूएई से भी शुरू कर दिया, कतर तो ऑलरेडी दे ही रहा था उसको। तो अभी उसने काफी डाइवर्सिफाई कर दिया। तो अभी ये भी नहीं चाहता कि देखो यार, यूएस और सऊदी अरब कुछ तो झगड़े के वजह से ईरान के ऊपर अगर एम्बार्गो डालते हैं ना, तो फिर ईरान के साथ ट्रेड करना चाइना के लिए भी मुश्किल हो जाता है। और ट्रेड में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ऑयल ऑयल बहुत लगता है चाइना को। इसलिए चाइना बिल्कुल नहीं चाहता कि इस रीजन में कोई इंस्टेबिलिटी आए, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों का पीस होना बहुत जरूरी है। यूएस को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। यूएस खुद भी एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है ऑयल का। यूएस का डोमेस्टिक मार्केट थोड़ा सा इतना ज्यादा बड़ा है कि थोड़ा सा यानी उनके जरूरत से थोड़ा सा ज्यादा उन्हें ऑयल लग रहा है, उतना ही वो इंपोर्ट करते हैं। लेकिन ज्यादातर जरूरतें उनके डोमेस्टिक ऑयल से ही हो जाती है। अगर आपने डोनाल्ड ट्रंप की बात देखी होगी, तो डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में था उस समय उसने शेल रॉक्स जो होते हैं उसमें से फ्रैक्शनल कुछ तो टेक्निक होती है, उस टेक्निक से ऑयल निकालना शुरू कर दिया था। वो थोड़ा एनवायरनमेंट के लिए खराब होता है, ऐसा लोग कहते हैं। तो जब ये शुरू हो गया था ना, तब तो यूएस नेट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल बन गया था। लेकिन अब दोबारा बाइडन आ गया है, तो बाइडन की जो गवर्नमेंट है ना, जो डेमोक्रेट पार्टी है, ये नॉर्मली ना एनवायरनमेंट के फेवर में बात करती है हमेशा। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी हमेशा अमेरिका फर्स्ट की बात करती है, एनवायरनमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें, लेकिन अमेरिका फर्स्ट। तो इसलिए वो फ्रैक्शनल ऑयल रिफाइनमेंट टेक्निक वो जो भी है वो यूज नहीं कर रहे हैं। इसके वजह से अभी यूएस नेट इंपोर्टर बन गया दोबारा। लेकिन इंपोर्टर है ना, बहुत ज्यादा इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती उसे। इसलिए अमेरिका को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर यहाँ पे इंस्टेबिलिटी आए। और वैसे भी जितना थोड़ा बहुत लगता है वो केवल सऊदी अरब से मंगाकर खुश रहता है अमेरिका, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। ईरान से वो मंगाता भी नहीं कभी,
ऑयल। लेकिन चाइना का तो ऐसा नहीं है, चाइना तो दोनों से मंगाता है, हम इंडिया वाले भी दोनों से मंगाते हैं, हमारा होता ही नहीं यार एक देश से, है ना। और हम भी थोड़ा सा बैलेंस रखना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो द रीजन वाई हम दोनों से मंगाते हैं। तो इसलिए चाइना ब्रोकर कर रहा है ये पीस। दूसरा, चाइना का क्या इसमें इंटेंशन है ये भी समझ लो। चाइना अब तक ग्लोबल पावर करके एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, ठीक है। 2 नंबर की इकोनॉमी है पूरे दुनिया में, अमेरिका के बाद में सबसे बड़ी इकोनॉमी चाइना है, लेकिन अभी भी लोग उसे बहुत सीरियसली नहीं लेते, हल्के में लेते थोड़ा सा। और चाइना को इस बात से बहुत चिढ़ है। चाइना बोलता है यार मैं अमेरिका से पीछे कहां पे हूं ये बता दो, कुछ वर्षों के बाद तो मेरी इकोनॉमी भी अमेरिका के इकोनॉमी के जितनी बड़ी बन जाएगी। मैं जो कर सकता हूं वो तो अमेरिका भी नहीं कर सकता। आज देखो बैटरी उत्पादन सबसे ज्यादा मैं कर रहा हूँ, किसी भी टाइप का प्रोडक्शन देख लो, मैं पूरे दुनिया का प्रोडक्शन हब बन के बैठा हूं। फिर तुम अमेरिका के पीछे पीछे क्यों रखते हो? इसका बेसिक रीजन यही है कि अमेरिका के 800 से ज्यादा सैनिक ठिकाने हैं बाकी पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। इसके वजह से अमेरिका की पैठ अब तक है। तो चाइना हमेशा अपने आप को ग्लोबल प्लेयर करके दिखाना चाहता है, लेकिन चाइना अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस रोकना नहीं चाहता, है ना। इसलिए किसी भी वॉर में वो डायरेक्टली कभी इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, चाइना ने पैसा नहीं डाला उसमें, चाइना ने सिर्फ ये बोला कि ठीक है यार तुम्हारे ऊपर एम्बार्गो लग गया, तुम ऑयल और किसी को नहीं बेच सकते, मुझे बेचो। ये किया उसने, यानी उसने व्यवहार किया, लेकिन उसने बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं डाले, उसने खुद के सैनिक नहीं भेजे रशिया के फेवर में, या उसने वहां पे रशिया को कोई मदद भी नहीं की, फाइनेंशियल मदद भी नहीं करी, यानी कम से कम लोगों के सामने नहीं करी, लेकिन व्यवहार किया, बिजनेस किया। तो वो सिर्फ बिजनेस के ऊपर फोकस करता है, वो बूट्स ऑन ग्राउंड जब तक नहीं डालता तब तक लोग उसे सीरियसली वैसे भी नहीं लेने वाले। लेकिन फिर अब ऐसी कौन सी बात है जिससे उसे सीरियसली लिया जाएगा और उसे बूट्स ऑन ग्राउंड डालने की जरूरत भी ना पड़े? वो है पीस ब्रोकर करना। अगर मिडल ईस्ट जैसे इतने वोलाटाइल एनवायरनमेंट में अगर पीस होती है और वो चाइना के हस्तक्षेप से होती है, तो चाइना का रुतबा उसमें बढ़ेगा, ठीक है। और चाइना को जो एग्रेसर समझा जाता है वो भी थोड़ा सा, उसकी इमेज भी थोड़ी सी बेहतर बनेगी। इसलिए चाइना ने 2022 में मेडिएशन किया। तो उसने क्या किया कि सऊदी अरब में जाकर शी जिनपिंग जी ने बात करी मोहम्मद बिन सलमान के साथ। मोहम्मद बिन सलमान यानी क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया। अब शी जिनपिंग के मिलने के बाद देखो अगले साल क्या हुआ कि ईरान के जो प्रेसिडेंट थे वो चाइना आए शी जिनपिंग से मिलने, ठीक है। तो इसमें भी मैं केमिस्ट्री समझाता हूं। देखो नॉर्मली जो आपके घर का आदमी है, जो आपका रिलेटिव है, सपोज आपके रिलेटिव का किसी के साथ झगड़ा है और आपको सुलह करने जाना है, तो जिसके साथ झगड़ा है उसके घर आप जाओगे, इसलिए चाइना सऊदी अरब तक गया। लेकिन आपके रिलेटिव के घर पे थोड़ी जाओगे ना आप सुलह करने के लिए, उसको खुद बुला दोगे कि आए मेरे घर पे समझाता हूं तुझे, है ना। तो उस तरीके से ईरान वाले प्रेसिडेंट को उसने खुद बुलाया चाइना ने, इसलिए ये केमिस्ट्री आप देख पा रहे हो। तो अभी भी चाइना फेवर में है ज्यादा ईरान के, लेकिन वो पीस ब्रोकर कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कहा जाता है कि वेस्टर्न कंट्रीज के साथ ना दुश्मनी अच्छी ना दोस्ती अच्छी। क्यों? क्योंकि यूएस जब दोस्त भी होता है, जैसे सऊदी अरब का यूएस दोस्त है, लेकिन ये कभी पीस की बात नहीं करेगा। ये नहीं बोलेगा कि यार तुम दोनों एक दूसरे से झगड़ के मर जाओगे एक दिन, ये नहीं बोलेगा यूएस कभी। यूएस बोलेगा अच्छा हथियार चाहिए, मेरी कंपनी है ना, मेरे कंपनी से हथियार लेकर जाओ। सिक्योरिटी चाहिए, मैं दूंगा ना, पैसे लगेंगे उसके। तो यूएस झगड़ा लगाता है, झगड़ा सुलगाता है। लेकिन यहाँ पे इस मामले में कम से कम मुझे अच्छा लगा चाइना का स्टैंड, कि चाइना ने वो ये कॉन्फ्लिक्ट कम करने की कोशिश करी। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, जो कि अब तक तो लग रहा है कि पीस है, तो चाइना की पैठ इसमें काफी बढ़ेगी। इसमें वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव में भी चाइना को थोड़ी मदद होगी। वैसे भी वो डूबता हुआ प्रोजेक्ट है, लेकिन फिर भी चाइना की पैठ थोड़ी बढ़ेगी इस मामले में। और उसके बाद में उसी साल, जिस साल चाइना ब्रोकर्ड द पीस, उसी साल 2023 में ही इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट दोबारा से शुरू हो गया। तो अब ये कॉन्फ्लिक्ट किसने किया? देखो ये इसके 2 थियरीज है, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन इसके पीछे होगा। अमेरिका ने कराया या चाइना ने कराया, या ईरान ने, चाइना ईरान रशिया इस ब्लॉक ने कराया। अमेरिका क्यों कराएगा ये मैं बताता हूं। देखो इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू ये काफी साल से इजराइल को रूल कर रहे थे, और उनके खिलाफ बहुत ज्यादा जन आक्रोश था, करप्शन के लिए, बाकी चीजों के लिए।
और वो सत्ता में बने रहना चाहते थे। वो एक बार चले भी गए थे सत्ता से, फिर से वापस आ गए। तो शायद उन्होंने अपनी सत्ता बचाने के लिए गाजा वॉर करा होगा, यानी ये टेररिस्ट हमला उन्होंने खुद कराया होगा। और उसके बाद में ऐसा दिखाया कि वी आर अंडर थ्रेट, अस वर्सेस देम वाला पॉलिटिक्स की लड़ा। ऐसा एक थियरी है, कुछ लोग इसमें विश्वास रखते हैं। और कुछ लोग इस बात में भी विश्वास रखते हैं कि ये सब कराने वाला था ईरान। ईरान को सुस्त नहीं बैठना था, ईरान को तो कॉन्फ्लिक्ट चाहिए था, अपना रेलेवेंस ईरान को दिखाना था कि मैं भी इस्लामिक वर्ल्ड में ऐसा हूं वैसा हूं। इसलिए ईरान ने गाजा को बैक किया, और गाजा का जो हमास है उसने टेररिस्ट अटैक कराया। तो एक अमेरिका को अकल सिखाने के लिए या इसराइल को अकल सिखाने के लिए शायद ईरान ने ऐसा किया। ऐसे दो थियरीज है, इसमें से कौन सी थियरी सही है मुझे भी नहीं पता। लेकिन ये दोनों ही थियरीज में लोग विश्वास रखते हैं। आप किस थियरी में विश्वास करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन इस गाजा में जो वॉर अब चल रहा है, इसमें भी देखिए ईरान और सऊदी अरेबिया का वॉर नहीं हुआ, ठीक है। अभी सऊदी भी गाजा के फेवर में आ गया, ईरान तो पहले से गाजा के फेवर में था। तो कम से कम सामने सामने फेस के ऊपर ये एक दूसरे से नहीं लड़ रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। अगर इस रीजन में पीस लाना है तो इन दोनों कंट्रीज को सिर्फ शांत बैठाओ, पीस अपने आप आ जाएगा। और ये पीस बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर्टिकुलर रीजन के स्टेबिलिटी के लिए। ओके, अब आगे चलते हैं। इसमें मैंने शॉर्ट में आपको बताया है कि सऊदी ब्लॉक में कौन से कंट्रीज आती हैं और ईरान के ब्लॉक में कौन सी कंट्रीज आती है। सऊदी ब्लॉक में आता है यूएस, मैंने आपको पहले भी बताया पेट्रो डॉलर की वजह से। यूके जो है वो यूएस का बेस्ट फ्रेंड है ना। तो यूएस बोलेगा कि ये मेरा दुश्मन है, तो यूके अपने आप से मानने लग जाता है कि ये मेरा दुश्मन है, सही बात है। तो ये इतनी उनकी केमिस्ट्री अच्छी है, तो इसके वजह से यूके भी सऊदी ब्लॉक में है। यूएई ये सऊदी अरेबिया का बेस्ट फ्रेंड है। तो सऊदी अगर बोलेगा ईरान खराब, तो यूएई भी बोलते हैं हाँ ईरान खराब भाई, बिल्कुल सही बोला तूने। तो ये जो घनिष्ठ मित्रता है दोनों की, इसके वजह से यूएई भी सऊदी ब्लॉक में आ गया। ईरान का क्या है, तो रशियन लोगों ने ही, यानी यूएसएसआर ने ही एक्चुअली ईरानियन रिवॉल्यूशन करवाया था या उनको सपोर्ट किया था, ऐसा लोगों का मानना है। इसलिए जो रशियन लोगों ने जितना सपोर्ट दिया इनका, इस वजह से अब ईरानियन गवर्नमेंट इनकी पक्की दोस्त है, वो कभी रशिया के खिलाफ नहीं जाती। दूसरी बात कि रशिया ये यूएस के खिलाफ है, और यूएस सऊदी अरब के साथ होता है, सऊदी अरब ईरान के अगेंस्ट है। इस वजह से भी ईरान और रशिया को अब कोई अलग नहीं कर सकता, ये दोनों, और दोनों ही कंट्रीज पे हमेशा ही यूएस के सैंक्शंस रहते हैं, है ना। तो इसके वजह से भी यानी वो दोनों बेचारे हमदर्द हो गए एक दूसरे के, तो वो दोनों हमेशा एक साथ रहते हैं, अपना दर्द बांटते हैं। चाइना का क्या है कि चाइना यूएस के अगेंस्ट है, इसके वजह से इस ब्लॉक में आया। चाइना को कोई खास हमदर्दी नहीं है रशिया के साथ, रशिया के साथ उसके भी कॉन्फ्लिक्ट्स है टेरिटोरियल, और किसी भी देश से उसका कोई लेना, वो चाइना की जो गवर्नमेंट है वो लॉयल अपने लोगों से है केवल। वो बिल्कुल ये सोचती नहीं है कि ये मेरा दोस्त है, एकदम जिगरी दोस्त है, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं होता उनका। उनका ये कहना है चाइनीज इंटरेस्ट फर्स्ट, और ये अच्छी बात है उनके लोगों के लिए, तो यही अच्छी बात है। तो इस तरीके से चाइना अब यूएस के अगेंस्ट है, इसके वजह से वो ईरान वाले ब्लॉक में आ गया। फिर कतर इस वजह से है क्योंकि उसके ऊपर एम्बार्गो क्या कहते हैं, ब्लॉकेड लगाया था सऊदी अरब ने। इस वजह से 2017 से तो बहुत ही ज्यादा ईरान के ब्लॉक में है वो। और इराक का क्या है कि इराक का क्या केमिस्ट्री है मैं समझाता हूं। देखो, पहले ईरान इराक वॉर हुआ, किसने कराया, किसने भड़काया? सद्दाम हुसैन को। सद्दाम हुसैन के पीछे फंड करने वाला था यूएस, और ये वहां की जनता भी जानती है। तो एक डिक्टेटर को फंड करते हो आप ईरान इराक वॉर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में उसी डिक्टेटर को खत्म करने के लिए पूरे इराक को खत्म कर देते हो आप, यानी दूसरा वॉर, यानी दूसरा एक ब्लो आप कह सकते हो यूएस ने इराक के जनता को दिया। और उसके बाद में आईसिस के नाम पे भी फिर से यूएस वहां पे बम्बार्डमेंट करता है। तो यूएस का नाम वहां के आम जनता में बहुत खराब है। यूएस का नाम खराब है, इसलिए उसके अपोजिट घड़ा कौन सा है, तो वो ईरान का घड़ा, इसलिए जो ज्यादातर ईरान के फेवर में। लेकिन वो इतने भी ईरान के फेवर में नहीं है कि यार मर जाऊंगा मिट जाऊंगा तेरे लिए, इस टाइप भी नहीं है। वो कहते हैं इस रीजन में पीस चाहिए भैया, हमने बहुत देख लिया वॉर, अब हमें वॉर नहीं देखना है, तो प्लीज यहाँ पे पीस रखो।
तो वो ईरान के भले फेवर में है इराक, लेकिन इराक पीस लविंग ज्यादा है। चाइना भी पीस लविंग ज्यादा है क्योंकि उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट ज्यादा है, उसको दोनों देशों से ऑयल चाहिए होता है। इसलिए चाइना और इराक ये भले ही इस घड़े में, लेकिन वो पीस के ज्यादा फेवर में है। ओके, अब इसराइल, इसराइल को यूएस हमेशा से सपोर्ट करता आया है। इसराइल के खिलाफ जब भी कोई यूनाइटेड नेशंस में प्रस्ताव आता है तो उसे वीटो से जिताने वाला यूएस होता है, और यूएस के साथ जो है यूके वो होता है। फ्रांस कई बार, फ्रांस भी वैसे है तो नाटो देश, इनके फेवर वाला है, लेकिन फ्रांस कई बार अपनी अलग राय रखता है। ठीक है, वो बोलता है, अभी भी कैमरून जी ने यही एक वक्तव्य दिया था कि हम कोई यूएस के स्टूजेस थोड़ी है, हम यूएस बोलेगा वैसे ही थोड़ी, हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी भी हो सकती है। ये यूके वाले कभी नहीं बोलते, यूके वाले एकदम जिगरी दोस्त है यूएस के, लेकिन फ्रांस कई बार यूएस को आंखें दिखा देता है, और इसलिए यूएस में फ्रेंच लोगों को ज्यादा इतना पसंद नहीं किया जाता। यानी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, आम जनता तो हर किसी को पसंद करती है यार, आम जनता में ऐसा नहीं होता, लेकिन यूएस गवर्नमेंट नॉर्मली फ्रांस को इतनी ज्यादा पसंद नहीं करती। क्यों? क्योंकि फ्रांस कई बार आंखें दिखाता है यूएस को, और यूएस को ये अच्छा नहीं लगता है। यूएस को ऐसा लगता है कि मेरी बिल्ली मुझे से मैं आऊं ये उन्हें पसंद नहीं आता। तो इसराइल का समझा दिया मैंने। अब इसराइल के अगेंस्ट जो है पैलेस्टाइन, ऑब्वियसली वो ईरान के फेवर में रहेगा, है ना। पैलेस्टाइन के दो पार्ट, वेस्ट बैंक और गाजा, है ना, तो दोनों ईरान के फेवर में। फिर देखिए सीरिया में मामला क्या है कि बशर अल असद जो प्रेसिडेंट है वो ईरान के ब्लॉक में है, और रिबेल्स जो है वो यूएस और सऊदी अरब के ब्लॉक में है। वैसे लिबिया में कैसा है, तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो ईरान के फेवर में है, और जो उनके खिलाफ विद्रोह करने वाला जो आदमी है ना, खलीफा हफ्तार, ही इज अ फॉर्मर जनरल, वो पहले मिलिट्री में था, जनरल था लिबिया का, और आज रिबेल बन चुका है। ठीक है, इनके पास भी ऑलमोस्ट, इनके पास अगर 30,000 की सेना होगी तो इनके पास 25,000 की सेना, ऐसा बहुत ही क्लोज ये है उनका कॉम्बिनेशन है, कट टू कट मैच करते हैं एक दूसरे को। और हमेशा देखो रिबेल्स जो होते हैं वो ज्यादा पावरफुल होते हैं गवर्नमेंट फोर्सेस के कंपैरिजन, क्योंकि गवर्नमेंट के जो सोल्जर्स होते हैं वो सैलरी के लिए काम करते हैं, रिबेल आइडियोलॉजी के लिए काम करता है। तो रिबेल हमेशा, एक रिबेल 2 सोल्जर्स के बराबर होता है। इसलिए इसकी भले ही शायद 5,000 से स्ट्रेंथ कम होगी, लेकिन वो कट टू कट मैच करते हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो इसलिए वो लिबिया हमेशा ही वॉर टोन है, इट इज वन मोर वॉर टोन कंट्री इन मिडिल ईस्ट। यमन और बहरीन में उल्टा है, यमन और बहरीन में जो रिबेल्स है वो ईरान के फेवर में है, और जो गवर्नमेंट है वो सऊदी के फेवर में। तो ये है पूरा कॉम्बिनेशन, ये चार्ट आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो आपके रेफरेंस के लिए। अब देखते हैं कुछ और अरब कंट्रीज जो कि दोनों साइड में न्यूट्रल है, जैसे इजिप्ट हो गया, टर्की हो गया, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान। ये नॉर्मली सभी इजराइल के तो खिलाफ है, लेकिन इतने भी खिलाफ नहीं है कि वो ईरान को बिल्कुल ही सपोर्ट करने लगे हर चीज में, ऐसा नहीं है। इजिप्ट का जैसा अगर स्टैंड देखे तो इजिप्ट इजराइल के खिलाफ है, लेकिन वो सऊदी के भी साथ है, वो अरब लीग ऑफ अरब नेशंस जो है उसमें भी वो पार्ट है, तो वो सऊदी अरब के इतने खिलाफ नहीं है। तो इसलिए मैंने बोला कि ये सब न्यूट्रल देश है। टर्की का एग्जांपल अगर ले लो तो टर्की एक नाटो नेशन है, यानी यूएस के साथ है, वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, यानी जो यूएस उसमें मेन देश है, लेकिन ज्यादातर बार वो यूएस की अगेंस्ट बात करते रहते हैं। तो ये कोई इतना खास सऊदी ब्लॉक में है नहीं, ये दोनों साइड है। ठीक है, इसलिए मैंने इन सभी देशों को बोला है कि ये न्यूट्रल देश है। ठीक है, ओमान तो आप जानते ही हो, ओमान इज अ वेरी पीस लविंग कंट्री, तो वो भी न्यूट्रल है। ओमान मैंने डाला नहीं इसमें, बट यू नो इट। इंडिया का क्या रुख है, तो देखिए कांग्रेस का जब रूल था, यानी अब तो बोलना पड़ेगा कि 10 साल पहले तक इंडिया ज्यादातर ईरान के ब्लॉक में था। ईरान से हम इतना ऑयल मंगाते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जब मोदी गवर्नमेंट आई तब हमने सऊदी अरब से भी रिश्ते बनाए, यूएई से भी रिश्ते बनाए, यानी सऊदी ब्लॉक वाले कंट्रीज से भी हम ऑयल लेने लगे। ये मोदी गवर्नमेंट ने नया से स्टार्ट किया, पहले ऐसा नहीं था। तो मोदी गवर्नमेंट को इसमें बहुत तकलीफें फेस करनी पड़ी। क्या तकलीफ हुई? सबसे पहली तकलीफ तो ये हुई कि अगर हम ऑयल मंगाते हैं तो सऊदी का ऑयल अलग होता है, ईरान का ऑयल अलग होता है, तो इन दोनों के लिए अलग अलग रिफाइनरीज लगती है।
तो हमारे भारत देश में जितनी रिफाइनरीज थी वो सारी की सारी ईरान के ऑयल को सपोर्ट करने वाली थी। लेकिन भारत परेशान हो गया था कि हमेशा ईरान के ऊपर कोई ना कोई एम्बार्गो लगता है, यानी यूएस उसका ट्रेड बंद कर देता है और फिर हमें बहुत मुश्किल होती है वहां से ऑयल लेने की, क्योंकि जब हम ऑयल वहां से लेते हैं ना, यूएस की थ्योरी आ चढ़ती है, यूएस सोचने लगता है कि ये यार हमारा दुश्मन है। तो हम यूएस को भी अपने से दूर नहीं धकेलना चाहते, हम यूएस और रशिया दोनों को इक्वी डिस्टेंट रखना चाहते हैं। तो इसलिए हमने दोनों से ऑयल लेना चाहिए। कायदे से तो यही होना चाहिए ना, हमने ईरान से भी ऑयल लेना चाहिए, हमने सऊदी अरब से भी ऑयल लेना चाहिए। अगर ऐसा करना है तो सऊदी अरब के लिए रिफाइनरीज अलग से बनानी पड़ी मोदी गवर्नमेंट के काल में। हमारे पास रिफाइनरी थी ही नहीं, हमने उन रिफाइनरीज को अडॉप्ट किया, यानी थोड़ा चेंज किया, उसमें मॉडिफिकेशन किया कि सऊदी अरब का भी तेल उसमें रिफाइन हो पाए, है ना। तो ये हमें करना पड़ा। तो इसलिए मैंने बोला है कि कांग्रेस की जब गवर्नमेंट रहती है यानी 10 साल पहले तक जो हमारा चल रहा था वो हम ईरान के ब्लॉक में थे। बीजेपी की जब जब गवर्नमेंट आती है, यानी इवन वाजपेयी का भी काल अगर देख लो, तो हम सऊदी अरब से इतनी दुश्मनी नहीं रखते, हम सऊदी अरब से भी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ठीक है। और हम कोशिश करते हैं कि सऊदी अरब थोड़ा पाकिस्तान से दूर हो जाए। पाकिस्तान सुन्नी मुल्क है, सऊदी अरब यूएई ये भी सुन्नी मुल्क है, इसलिए हम बीजेपी के रूल में खासतौर पे ये कोशिश होती है कि सुन्नी सुन्नी कहीं तुम दोस्त मत बन जाओ यार, तुम दोस्ती करनी है मेरे से कर लो ना यार, क्या प्रॉब्लम है। तो ये है, इसलिए बीजेपी हमेशा चाहती है कि तुम पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब पास में ना जाए। तो सऊदी अरब को हर चीज में मदद करेगा इंडिया। आपने देखा होगा कि कई बार हम मिलिट्री भी उन्हें, यानी एक सजेशन होता है हमारा कि आपको अगर सिक्योरिटी चाहिए इस रीजन में, वी आर अ बिग सिक्योरिटी, वी कैन गिव अ नाइस सिक्योरिटी टू यू। ये भी हम बातें करते हैं, भले ही उसका आगे कुछ होता नहीं है क्योंकि यूएस अपना सिक्योरिटी छोड़ेगा थोड़ी, लेकिन हम भी कहते हैं कि भैया वी आर ऑल्सो देयर, अगर आपको यूएस से नहीं जम रहा है तो मेरे से भी आप ले सकते हो सिक्योरिटी। फिर हम ये भी कहते हैं कि चलो कश्मीर में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो यूएई वाले वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, सऊदी वाले इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम उन्हें इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटीज देते हैं, हम उन्हें फाइनेंस दिखाते हैं और हम बोलते हैं कि आपका तो तेल भी हम खरीद लेंगे जी, हम पहले वाले गवर्नमेंट के जैसे नहीं है जो डरेगा, हम तो आपसे भी खरीद लेंगे, हम इक्विडिस्टेंट है, हम रशिया से डरते थोड़ी है, ऐसे वो बात करते हैं बीजेपी वाले। तो इसलिए मैंने बोला कि बीजेपी रूल में नॉर्मली हम सऊदी ब्लॉक में चले जाते हैं, सऊदी ब्लॉक में नहीं जाते, हम इक्विडिस्टेंट है, टू रियली स्पीकिंग हम इक्विडिस्टेंट है। लेकिन बीजेपी नॉर्मली सऊदी की बात करती है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा, ओके। तो ये डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे दूं। तो ओवरऑल अगर आप सोचे तो इंडिया एक न्यूट्रल पोजीशन में, इंडिया दोनों से न्यूट्रल है। बीजेपी के काल में हम न्यूट्रल बने, कांग्रेस के काल में हम ईरान के ही फेवर में थे क्योंकि हम यूएसएसआर के फेवर में थे। तो यूएसएसआर के फेवर में कौन सा था? ईरान, तो ईरान ब्लॉक में थे हम लोग। अभी हम न्यूट्रल है, हम यूएस के भी उतने ही फेवर में और जितने रशिया के फेवर में, हम किसी के बहुत ज्यादा फेवर में नहीं है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज। ये जितना भी मैंने आपको बताया, ये मैंने किस आधार पे बताया? तो ज्यादातर मैंने विकिपीडिया के आधार पे बताया, और एक अल जजीरा का बहुत अच्छा आर्टिकल था, वो भी आप देख सकते हो, इससे भी वो टाइमलाइन काफी हद तक इंस्पायर्ड है। और आखिर में ये जो थंबनेल है ना, ये थंबनेल मैंने कहाँ से लिया? तो ये थंबनेल वॉक्स का एक ये था, वीडियो था, और वो काफी अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो लगा मुझे, तो उस वीडियो में से ये मैंने लिया। तो ये देखो, ट्यूनीशिया में सबसे पहला फर्स्ट अरब स्प्रिंग का जो आंदोलन हुआ था, पहला आंदोलन ट्यूनीशिया में हुआ, इसलिए उसने ट्यूनीशिया भी दिखा दिया यहाँ पे। और बाकी सभी देशों में कैसे ये दो सुपर पावर्स युद्ध कराते हैं और देशों को अलग अलग दिशाओं में खींचते हैं, ऐसा उन्होंने, इसलिए वो सारे स्ट्रिंग्स दिखाए कि एक्चुअली स्ट्रिंग्स कहाँ से आ रही है, ये दो कंट्रीज से आ रही है, ईरान से और सऊदी अरेबिया से। ओके, सो दिस इज ऑल। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इसके ऊपर अगर आपकी कोई टिप्पणी है तो मुझे जरूर बताइए। और एक डिस्क्लेमर में ये सब कुछ बोलने के बाद में बता दूं कि किसी भी धर्म, मजहब, रिलीजन या किसी देश या किसी गवर्नमेंट को आहत करने का इरादा मेरा नहीं था। मैंने ये सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए बोला, और जो भी है वो केवल मेरी एक व्यक्तिगत राय है, यही सच है, ऐसा भी मैं दावा नहीं करता। आप खुद रिसर्च कीजिए, मैंने आपको सोर्स बताया है, आप विकिपीडिया के पेजेस खुद देखिए, और आपको क्या लगता है मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय श्री राम। ये है अमित शेरा साहब।
और आप देख रहे हैं राजनीति राजनीति राजनीति।